नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजू मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि डेली हम लोग एक समरी लेके आते हैं और आज आपके सामने मैं लेके आया हूं यूनिट नंबर 9, जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट रिटेल एसेट्स। कहीं ना कहीं जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में एसेट्स में बहुत सारे लोन होते हैं। तो बेसिकली ये जो यूनिट है वो लोन पर ज़्यादा बेस्ड है। जैसे हाउसिंग लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, है ना, होम लोन हो गया, इन सभी के बारे में इसमें कहा गया है। ठीक है, चलिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको हम लोग देखेंगे समरी के फॉर्म में। ठीक है, चलिए। होम लोन, ऑटो व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन एंड मॉर्गेज लोन। याद रखना एक बार सभी लोग कि जो फीचर्स होते हैं ना हमेशा बैंक के, वो हमेशा वैरी करेगा। मतलब दैट इज नॉट नेसेसरी कि अगर एक में रेट हमारा 5% है तो दूसरे में भी 5%, कभी कभी वो वेरी करेगा। ठीक है, चलिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सभी लोगों को कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होगा। तो इंडिया में कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय, कोई भी, चाहे वो कोई प्रोफेशनल हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, एनआरआई हो, याद रखिएगा कभी कभी यहीं पे कंफ्यूज करेगा, पीआईओ हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म, ऑल आर एलिजिबल टू गेट द लोन फ्रॉम द बैंक। पर्पस क्या हो सकता है? तो या तो हमें खरीदना है, या तो हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा घर को, या तो हमें रिनोवेट करना है, यानी हमने ले लिया, हमें थोड़ा उसे रिनोवेट करना है, दोबारा ऑलरेडी है, या कोई पुराना घर है जिसको हमको रिपेयर करना है, या हाउस है या फ्लैट है ना। जब भी हम बात करेंगे कि सर क्वांटम ऑफ लोन की बात क्या होती है, तो क्वांटम की अगर हम बात करते हैं तो एक बात याद रखना, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि आपको इतना ही बैंक लोन देगा। देयर इज नो अपर सीलिंग इन मैनी बैंक्स। ठीक है, कभी कभी रिपेयर के केस में या रिनोवेशन के केस में आप ये कह सकते हो कि जो आपका अमाउंट है वो हमेशा वेरी करता है फ्रॉम बैंक टू बैंक। ठीक है, चलिए। तो ये तो शायद क्लियर हो गया, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नाउ ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से मेथड से हम बेसिकली ये पता करते हैं कि आपको हम लोन कितना दें, है ना। तो कहता है कि जो रैंकिंग करने की एलिजिबल लोन की लेने की कैपेसिटी है, हमारी रीपेमेंट कैपेसिटी है, वो हमारे सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर करती है। मतलब अगर मेरा सोर्स ऑफ इनकम बेहतर है तो बैंक हमको बहुत इजीली लोन दे देगा, है ना। चाहे वो सैलरी की बात करें, चाहे सेल्फ एम्प्लॉय के केस की बात करें। अगर हम कोई एम्प्लॉयड पर्सन है तो जैसे हमारा फॉर्म 16 हो सकता है, हमारा आईटीआर रिटर्न हो सकता है, उसके बिहाफ पर हम देखते हैं कि हमें फिनांस कितना किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं, तो उनके केस में अलग अलग होगा कि हमारे बेसिकली उस बैंक में उनकी कंपनी की तरफ से कितनी बार कैश का ट्रांजेक्शन किया हो रहा है ना। ठीक है, और अगर कोई इंडिविजुअल है, जरा समझिएगा, एक आम नागरिक जो उसकी जिसका कुछ भी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल अगर हम कहें तो सिंपल ही, तो याद रखिएगा अगर मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, ध्यान दीजिएगा, तो अगर हमने 40,000 रुपीज से कम अगर हमारी सैलरी जा रही है, हमें घर मतलब आफ्टर डिडक्शन हमारी पहले की क्या ईएमआई है, क्या हमारा कुछ कटता है, अगर 40% से डाउन हम लेके जा रहे हैं सैलरीज, का मतलब कि हमारी लाइबिलिटी ज्यादा है, हम दोबारा नहीं चुका पाएंगे, तो आपका जो ग्रॉस नहीं, आपका जो ग्रॉस फाइनली सैलरी है, यानी कितना डिडक्शन के बाद आप ले जा रहे हैं, वो कभी भी 40% से कम नहीं होना चाहिए नॉर्मली केस में। केस नंबर 2, अगर आप लोन ले रहे हैं 2 करोड़ रुपए, समझिएगा 3 करोड़ रुपए, जब अमाउंट बहुत ज्यादा है उस केस में ये जो ग्रॉस इनकम का है ना, ये पॉइंट याद रखना, ये 15% हो जाता है तुरंत। ठीक है, यानी कि लोन अगर नॉर्मली है तो 40% से कम नहीं होना चाहिए आपका फाइनल सैलरी जो घर लेके जा रहे हैं, और अगर लोन बड़ा है तो उस केस में 15%, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, एलिजिबल फिनांस सिंपल किसके द्वारा, आपके आईटी एक्ट के द्वारा पता किया जाता है। ठीक है, हिंदू के लिए मैंने बताया
या फर्म के लिए तो क्या होगा, जो भी हमारी बिजनेस में कैश का एक्यूरल हो रहा है उसके बिहाफ पे हम पता कर लेते हैं कि हमें कितना लोन सैंक्शन होगा। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये 2 बार आ गया 40% और 15%। चलिए, ये जो पॉइंट है ना, ये इस यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समरी में जरा समझिएगा। अगर लोन आप लेते हैं 30 लाख रुपीस का, तो जो मार्जिन होगा वो हमेशा याद रखना 10%। अगर लोन 30 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपीस के बीच में है, तो जो मार्जिन मनी है वो 20%। और अगर हमारा लोन 75 से ऊपर है, तो जो मार्जिन है वो 25%। अब ये मार्जिन क्या होता है, बहुत सिंपल। सपोज मेरा 30 लाख रुपए का घर है और मार्जिन मनी क्या है 10%, यानी कि इस 30 लाख में जो 3 लाख रुपए होगा ये मुझे खुद से देना होगा और बैंक हमें 27 लाख रुपीस फिनांस कर देगा, है ना, इतना हमें फिनांस कर देगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर वैल्यू 30 लाख रुपीस के कम है तो बैंक 90% फिनांस करता है, कह सकते हैं। अगर हमारा घर 30 के 75 के बीच में है तो बैंक उस केस में जो फिनांस करेगा वो फिनांस करेगा 80%, है ना। और अगर उससे ऊपर होगा उस केस में जो बैंक फिनांस करेगा वो फिनांस करेगा माय डियर सर वो 75% करेगा। ठीक है, ये पॉइंट बहुत आपको काम देगा आगे जब आप करोगे केस स्टडी इसके। ठीक है, चलिए, यही बात सामने देखो लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया, 90%, 80% एंड 75%। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसका आपको बहुत आगे काम पड़ेगा। ठीक है, एक कॉज है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बैंक शुड नॉट इंक्लूड स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्ज इन द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग प्रॉपर्टी दे फिनांस, सो दैट जो आपका एलटीवी वैल्यू होती है वो डाइल्यूट ना हो जाए, कम ना हो जाए। यानी कि नॉर्मली अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो उस केस में ये बैंक जो बेसिक चार्ज होते हैं वो आपसे अप्लीकेबल नहीं करेंगे। ठीक है, बट अगर मैं कहूं आपको कि अगर आपकी वैल्यू हाउसिंग लोन की अगर 10 लाख रुपए से कम है, समझिएगा 10 लाख रुपए से कम है, उस केस में याद रखना आपसे ये सारे चार्ज लिए जाते हैं। तो कभी कभी ये भी याद रखना, पूछ दिया जा सकता है कि जो हाउसिंग प्रॉपर्टी हो गया, फिनांस हो गया या स्टाम्प ड्यूटी चार्ज हो गया वो किस पे लगता है, तो उसके लिए कम से कम आपकी हाउसिंग लोन की वैल्यू 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, चलो, इंटरेस्ट कैसा होगा ये हम सभी लोगों को पता है कि हाउसिंग में इंटरेस्ट हमेशा फ्लोटिंग होता है, यानी कि जैसा जैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट करेगा वैसे ही रेट होगा। रेट अगर घटा दिया तो आपके रेट्स भी डाउन हो जाते हैं, रेट्स बढ़ा दे तो आपके रेट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और आरओआई की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा ये वेरी करेगा फ्रॉम बैंक टू बैंक, बिकॉज जो आरबीआई है ना इसने छोड़ दिया है बैंकों पर कि आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए कि कितना रेट लेना चाहिए। यानी ऐसा नहीं इंडिया में है कि सारे हाउसिंग लोन आपको 8% से मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं है, ये हमेशा वेरी करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग चार्ज भी हमेशा क्या करेगा, वेरी करेगा फ्रॉम बैंक टू बैंक। कुछ बैंक नहीं लेते हैं, कुछ बैंक लेते हैं। ठीक है, चलिए, सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या हाउसिंग में मॉर्गेज कंपलसरी है। ठीक है, तो कहता है इफ मॉर्गेज कुड नॉट क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट, बैंक में गेट द लोन सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग चार्ज ऑन अल्टरनेटिव एसेट्स ऑब्टेनिंग थर्ड पार्टी गारंटी। मतलब समझिएगा कि भाई अगर कोई मॉर्गेज नहीं किया तो कहता है ना बैंक कि भाई एक काम करिए आप इंश्योरेंस करा लीजिए, कहता है ना फॉर कि भाई कम से कम कुछ अगर हुआ तो हम थर्ड पार्टी से भी पैसा ले लेंगे। चलिए, अगर हम बात करते हैं रीपेमेंट लोन की बात करके तो नॉर्मली याद रखना हाउसिंग लोन 30 ईयर्स तक दिया जाता है नॉर्मली, यानी कि 30 ईयर्स की बात अगर हम करें तो। और एक बात याद रखना इसमें हमेशा मोराटोरियम इंक्लूड रहता है, यानी कि नहीं कि जैसे आपकी कोविड-19 आ गया और हमने लोन लिया 25 साल का या 30 साल का, तो ये नहीं कि मोराटोरियम 2 महीने 2 साल का और बढ़ा दिया जाएगा, जो भी होगा वो 30 साल में ही होगा। ठीक है, और हमेशा इस बात को याद रखना है आप लोगों को
कि मैक्सिमम जो मोरेटोरियम मिलता है हाउसिंग लोन में वो मिलेगा अगर मान लो घर हमारा बन रहा है, उस केस में, क्योंकि भाई मोरेटोरियम मतलब इसलिए कि पता चला आप अभी घर बना ही नहीं है और आपने ईएमआई हमारा स्टार्ट कर दिया, तो ईएमआई कहाँ से देंगे? तो अगर घर बन रहा है उस केस में 18 मंथ, और अगर घर बन चुका है, ठीक है, आपको फ्लैट खरीदना है, तो उस केस में मिलेगा ओनली 3 मंथ्स। उसके बाद बैंक आपसे ईएमआई चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मीन्स पोजेशन से 3 मंथ्स पहले, फाइनली बनने से 18 मंथ पहले तक आपको मोरेटोरियम मिलेगा। लोन टू बी नॉर्मली रीपेड बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट in case of salary person and before attaining 65 year of age in case of others। नॉर्मली रिटायरमेंट के पहले आप कर सकते हैं और अगर नहीं तो 65 ईयर्स के केस में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी हाउसिंग लोन पर मैं आप लोगों को कराऊंगा केस स्टडी भी, ये समरी करा रहा हूं मैं, केस स्टडी भी आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। आज पहले बस थ्योरी पार्ट कवर कर लेते हैं इस यूनिट में। कहते हैं 2015 को माननीय गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च की पूरे भारतवर्ष में कि भाई गरीब सिर्फ गांव में नहीं रहते हैं, गरीब शहरों में भी रहते हैं, उनको हम हाउसिंग दें। और प्रधानमंत्री आवास योजना जिसका नाम है अर्बन, इसकी बेस रखी गई, ठीक है। और एक सरकार का एक टैगलाइन चला, हाउसिंग फॉर ऑल, कि 2020 तक हम सभी को घर दे देंगे, जिसको इंक्रीज करके कर दिया गया है 2024, ठीक है। इस मिशन का पर्पस क्या है कि सपोर्ट करना सेंट्रल असिस्टेंस गवर्नमेंट होने के द्वारा, है ना, मल्टीपल स्टेट्स में, यूटीज में और सेंट्रल नोडल एजेंसी के द्वारा आपको सपोर्ट मिलता है। प्रोवाइडिंग हाउसेस टू ऑल एलिजिबल फैमिली बेनिफिशियरी अगेंस्ट टू वैलिडेट डिमांड फॉर हाउस ऑफ अबाउट 1.2 करोड़ लोगों को देने की बात कही गई है। कहते हैं एज पर प्रधानमंत्री अर्बन योजना जो गाइडलाइन है उसमें एक नियम है, याद रखना, कि जो घर का साइज होगा, द साइज ऑफ हाउस फॉर, जो स्पेसिफिक हम लोग आगे भी देखेंगे, सबका अलग अलग साइज होता है, तो जो बेसिकली ईडब्ल्यूएस में आते हैं, किसमें? ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनको याद रखना अप टू 30 स्क्वायर मीटर तक उनका होना चाहिए कारपेट एरिया। हाउएवर कुछ ऐसे स्टेट हैं, यूटी हैं, वो अगर चाहते हैं तो उसको वो फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं घर के साइज को। यानी कि अगर मान लीजिए मैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में बिलोंग करता हूं, तो हमें जो सरकार अनुदान देगी, सपोर्ट देगी, उसके लिए नियम क्या है कि हमारे घर का जो कारपेट एरिया होगा वो 30 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट, सरकार से रिक्वेस्ट की गई थी और इस स्कीम को बढ़ा के कर दिया गया है दिसंबर 2024 तक। चलिए, इस पे पता होगा आप लोगों को सरकार सब्सिडी देती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरकार सब्सिडी कितना देती है और कब कब देती है। तो याद रखिएगा, इन ऑर्डर टू एक्सपेंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फ्लो टू द हाउसिंग नीड ऑफ अर्बन पुअर, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CLS, इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द प्रोग्राम जिसका नाम था हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 थ्रू प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, जो हमारे इंडिया में बैंक्स होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं। अब आपको ये 4 चीज याद करना बहुत का काम पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारे ये वाले होते हैं जिनको कहते हैं हमारे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। दूसरा हमारा क्या हो गया? लोअर इनकम ग्रुप, ठीक है। तीसरा हमारा क्या हो गया? विच इज कॉल्ड, जिसको कहते हैं मिडिल इनकम। और फोर्थ हमारा क्या हो गया? विच इज कॉल्ड MIG 2, यानी एक हमारा क्या हो गया? AWS, दूसरा हमारा क्या हो गया? LIG, तीसरा हमारा क्या हो गया? MIG 1, और फोर्थ हमारा क्या हो गया? MIG। यानी हम जो डिसाइड करते हैं वो इस बिहाफ पर करते हैं कि हमारा इनकम क्या है पर एनम। अगर हमारी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो हम आते हैं इस कैटेगरी में, विच इज कॉल्ड EWS। अगर हम आते हैं 3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए के बीच में तो हम आते हैं लोअर, यानी कि LIG में आते हैं। अगर हमारी सालाना इनकम 6 लाख रुपए से 12 के बीच में है तो हम आते हैं MIG 1 के नाम से। और अगर हम आते हैं 12 से 18 के बीच में तो हम आते हैं MIG 2 के नाम से। याद रखिएगा, अगर आपका सालाना इनकम
18 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सॉरी गाइज। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां याद करने वाली चीज है ना, इसको आप सभी लोग जरूर याद रखिएगा कि अगर इनकम है 3 लाख रुपीस तक तो सरकार आपको सब्सिडी देती है 6.5% का आपको मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आप आते हैं 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए यानी LIG में, तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इतना ही मिलेगा हाउसिंग लोन का, यानी सब्सिडीज मिलेगी। अगर आप आते हैं 6 लाख रुपए से 12 लाख के बीच में, इतना सब्सिडी मिलेगी, और 12 से 18 में आते हैं तो कितना मिलेगा, 3% मिलेगा। ये बेसिक एकदम है जो आप लोगों को याद करना होगा। चलिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर WS में आते हैं तो 30 स्क्वायर मीटर से ज्यादा घर नहीं होगा। LIG में आते हैं तो आपका 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। MIG 1 में आते हैं तो 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर MIG 2 में आते हैं तो 150 से ज्यादा होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, यानी कि एक पार्ट हमारा 1, 2, 3 और हम कह सकते हैं हमारा ये 4, टोटल हमारे 4 पार्ट होते हैं इसमें। ठीक है, चलिए, क्या मेरे पास घर, हमने घर के लिए हाउसिंग लोन ले लिया, अब हमें उसको थोड़ा इंप्रूव करना है, अच्छा करना है, तो क्या इसके लिए लोन मिलता है? बिल्कुल, याद रखिएगा आप अपने घर को सही करने के लिए लोन ले सकते हैं, और ये वेरी करता है। इस केस में याद रखना, जो मार्जिन मनी होती है वो होती है 20 to 50%। ठीक है, और जो मोरेटोरियम मिलेगा वो मिलेगा आपको यहां पर इस केस में 3 मंथ्स का। आई होप यहां तक ये समरी सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमें अपने घर को सजाना है, डेकोरेशन करना है, हमें अपना फर्नीचर लगाना है, हमें मॉड्यूलर किचन बनाना है फॉर डेकोरेशन पर्पस के लिए, उस केस में क्या रखना, मार्जिन वही होगी 20 to 50%, और जो मोरेटोरियम होगा वो हमारा उतना ही होगा 3 मंथ्स में, और जो रीपेमेंट होगा जो बैंक कहेगा हमें वही करना होगा। मैं सभी लोगों को कह रहा हूं कि आज जो हमने समरी की है वो समरी हमने की है पार्ट ए, इसका मैं पार्ट 2 कल करवाऊंगा। ठीक है, और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इस बैच में जरूर ज्वाइन करिए, बैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके SL एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपने इसको ज्वाइन किया तो जरा सोचिए, पेपर 1 अगर मैं बात करता हूं इंडियन इकोनॉमी हो, पेपर 2 बात करता हूं PPP हो, पेपर 3 बात करता हूं अकाउंटिंग फाइनेंस फॉर बैंकिंग है, पेपर 4 बात करता हूं रिटेल बैंकिंग है, ये सारे कोर्स आपको मिलेंगे और सभी में आपके क्लास डेली होंगे। और जरा सोचिए, डेली आपको मिलेगा कम से कम सब पेपर मिला के 200 MCQ। भाई साहब, इससे बाहर तो एग्जाम में नहीं आएगा। आज ही जिसमें मैं भी हूं, प्रद्युमन सर भी हैं, हिमांशु सर भी हैं, सुभी भी हैं, सारे मेंटर्स हैं, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आज ही यूज करें कोड जल्दी से राजी। और मैं कह देना चाहता हूं ये बैच बहुत ही लिमिटेड है, ये 10 तारीख को बैच स्टार्ट हो जाएगा। आज ही यूज करें कोड राजी और इस बैच में एनरोल करें। और मेरा सजेशन आप सभी लोगों से है कि प्लीज इस बैच में डेली क्लास आइएगा। अगर आपने इस बैच को पूरा कर लिया, गारंटी मेरी है आप बहुत आराम से आपका GIB में जो आपका एग्रीगेट स्कोर आपको लाना है 200 मार्क्स, वो बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है, मुझसे जुड़ने के लिए आप यहां मुझे टैग कर सकते हैं। वी ऑल आर हियर टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, और अगर आपको लगा कि ये इनिशिएटिव हम लोग जो स्टार्ट किए बहुत अच्छा लग रहा है, इससे फायदे हो रहे हैं, तो प्लीज आप हमें बताएं इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। थैंक यू।